नदियां जो किसी भी देश की जीवन रेखा होती हैं, क्या वही अब जंग का मैदान बन चुकी हैं? क्या हमारे सिस्टम के रखवाले ही आज सबसे ज़्यादा खतरे में हैं? और क्या अफसरशाही का बड़ा हिस्सा ज़मीनी बदलाव लाने की बजाय महज कागज़ों के बोझ तले दबा हुआ है? नमस्कार, मैं सृजन गिरदोनिया और आप देख रहे हैं इंडियन मास्टरमाइंड्स का वीकली न्यूज़ शो ब्यूरोक्रेसी दिस वीक। पहले बात करेंगे उस खूनी खेल की जो रेत माफिया खेल रहे हैं, जहां कानून के रखवालों पर ही बेखौफ हमले हो रहे हैं। फिर हम उस बड़ी बहस पर बात करेंगे जो एक सीनियर आईएएस अफसर के खुलासे से छिड़ी है कि कैसे अफसरों का 80% समय गैर ज़रूरी कामों में चला जाता है। और आखिर में जानेंगे देश भर में हुए बड़े प्रशासनिक फेरबदल के बारे में, जहां कई अहम अफसरों को नई और बड़ी जिम्मेदारियां मिली हैं। तो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। वैसे तो लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स का काम लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना है, येट पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी ही माफिया का निशाना बन रहे हैं, क्योंकि पॉलिटिकल प्रोटेक्शन, कमजोर एनफोर्समेंट और बढ़ती डिमांड ने देश की रेतीली नदियों में एक खूनी जंग छेड़ दी है। इस साल 22 जून की तपती सुबह उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में एसडीएम अमित शुक्ला ने खुद को घिरा हुआ पाया, किसी आम अपराधी से नहीं बल्कि पॉलिटिकल मसल से। गिरवा इलाके में अवैध रेत से भरे ट्रक पर रेड करने निकले शुक्ला का सामना जल्द ही स्थानीय बीजेपी विधायक प्रकाश द्विवेदी और उनके समर्थकों से हो गया। देखते ही देखते कॉन्फ्रंटेशन वायलेंट हो गई। एसडीएम के साथ कथित तौर पर असॉल्ट हुआ। एफआईआर में 4 लोगों के नाम थे और 2 दर्जन से ज्यादा अज्ञात थे। लेकिन द्विवेदी, जिन्होंने अधिकारी को रेप्रिमांड करने की बात मानी, उस कानून से बच निकले जिसे वो हाथ में लेते दिखाई दिए थे। ये कोई अपवाद नहीं है, ये एक पैटर्न है। एक के बाद एक अलग अलग राज्यों में, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के हार्टलैंड से लेकर उड़ीसा और पंजाब के नदी तटों तक रेत सिर्फ एक संसाधन से कहीं ज्यादा बन गई है। ये पावर, वायलेंस और साइलेंस की करेंसी बन चुकी है और कानून के रखवाले, जूनियर कांस्टेबल से लेकर सीनियर आईएएस आईपीएस अधिकारियों तक इसकी कीमत खून और टूटी हुई हड्डियों से चुका रहे हैं। देश की जीवन रेखा कहे जाने वाली नदियां एक जंग का मैदान बन चुकी हैं। ये जंग है रेत पर। रोजमर्रा के कंक्रीट जंगल और आसमान छूते रियल एस्टेट के पीछे एक क्रूर रहस्यमयी साम्राज्य है जिसे सैंड माफिया चलाते हैं, जिन्होंने अवैध माइनिंग को एक अरबों रुपए का खूनी धंधा बना दिया है। बढ़ती इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड और घटते संसाधनों के साथ रेत भारत का नया सोना बन गई है और इसका नियंत्रण देश भर में हिंसा, भ्रष्टाचार और कानून के बेहिचक उल्लंघन का गहरा जख्म छोड़ रहा है। सैंड माफिया का खतरा नया नहीं है, लेकिन इसकी बेशर्मी और इसका अहंकार डराने वाली ऊंचाइयों पर पहुंच चुका है। ओडिशा के मयूरभंज जिले में 2 जून 2025 को एडिशनल तहसीलदार भीमकांत मांझी पर 20 लोगों के बाइकर गैंग ने हमला कर दिया। उनके सरकारी वाहन को पत्थरों और ईंटों से तोड़ दिया गया। सोनो नदी के तट के पास अवैध रेत माइनिंग रोकने की कोशिश के लिए उन्हें पीटा गया। मांझी तो महज अपना काम कर रहे थे, उसके लिए उन्हें मारा गया। इस मामले में गिरफ्तारियां जरूर हुई, लेकिन इसके मास्टरमाइंड, इस काम में पैसे लगाने वाले, इसका फायदा उठाने वाले कार्यवाही से अछूते रहे। खतरा सिर्फ फिजिकल नहीं है, ये सिस्टमिक है। 2012 में सिर्फ 30 साल के आईपीएस अधिकारी नरेंद्र कुमार सिंह को मध्य प्रदेश के मुरैना में एक ट्रैक्टर ने कुचल दिया था। उन्होंने नदी तटों से अवैध रूप से निकाले गए पत्थरों के ट्रांसपोर्ट को रोकने की कोशिश की थी। उनकी दुखद मौत ने राष्ट्रीय सुर्खियां बटोरी, जिससे न्यायिक जांच की मांग उठी। लेकिन समय के साथ कहानी को ट्रैक्टर ड्राइवर मनोज गुर्जर तक सीमित कर दिया गया, जिसे आखिरकार 10 साल की सजा सुनाई गई। इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया गया कि इसके पीछे एक बड़ी साजिश हो सकती है। उनकी विडोड वाइफ आईएएस अधिकारी मधुरानी तेवतिया ने सबसे सही बात कही थी कि ड्राइवर पर मत रुको, आखिर तक जाओ। ड्राइवर के बॉस और समर्थक असली अपराधी हैं, उन्हें भी सजा मिलनी चाहिए। और फिर भी अंत कभी नहीं आता।
ये माफिया पॉलिटिकल कवर, लोकल पेट्रोनेज और अक्सर नेताओं के एक्टिव प्रोटेक्शन के साथ काम करते हैं। यूपी के बुंदेलखंड में माफिया कथित तौर पर राजनीतिक दलों से जुड़े बाहुबली कंट्रोल करते हैं। बिहार में उदय सिंह जैसे माफिया रेत टेंडर पर हावी हैं। वहीं सुभाष प्रसाद यादव, लालू यादव के बहनोई को पिछले साल रेत माइनिंग से मिले 161 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के लिए गिरफ्तार किया गया था। हरियाणा के अरावली रेंज में भी हनीफ और शौकत जैसे लोग पंचायत मेंबर्स और पॉलिटिकल एंटिटीज से अलेजेड प्रोटेक्शन के कारण लंबे समय से न्याय से बचे हुए हैं। इस क्रिमिनल पॉलिटिशियन नेक्सस को बरकरार रखने के पीछे एक सिंपल सच काम करता है, रेत मतलब पैसा। भारत के कंस्ट्रक्शन बूम के धीमे होने के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। रेत की डिमांड ने नदियों को जंग के मैदान में तब्दील कर दिया है। अवैध व्यापार का अनुमान सालाना 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है और एज अपोज टू ड्रग्स और वेपन्स, रेत को ट्रेस करना मुश्किल है और अगर पकड़े गए तो बहाना बनाना आसान। लेकिन बड़ा सवाल यह है, जो लोग कानून की रक्षा करते हैं उन्हें कानून क्यों प्रोटेक्शन नहीं दे पाता? शुक्ला, मांझी और कुमार जैसे अधिकारी सिर्फ एक माफिया से नहीं लड़ते, वो एक सिस्टम से लड़ते हैं जो अक्सर उन्हें खुद का बचाव खुद ही करने के लिए छोड़ देता है। नो ड्रोन, नो बैकअप, नो पॉलिटिकल बैकिंग। एफआईआर से असली सरगनाओं के नाम हटाकर उन्हें डाइल्यूट किया जाता है। हमलावरों को जमानत मिल जाती है और जांच किसी पुरानी धूल भरी फाइल में खामोश हो जाती है। तो रेत पर ये एक तरफा जंग ऐसी कैटास्ट्रोफिक कैजुअलिटीज के साथ अब तक क्यों जारी है? सबसे पहले कोई पॉलिटिकल विल नहीं है। अधिकारी अपनी जान जोखिम में डालते हैं, लेकिन जब वे कार्रवाई करते हैं तो लोकल पॉलिटिशियन अक्सर माफिया का साथ देते हैं, या तो वोट बैंक की रक्षा के लिए या सीधे आर्थिक लाभ के लिए। कई बार तो वो नेता खुद ही माफिया होते हैं। एफआईआर से न्याय नहीं मिलता, महज मोलभाव होता है। दूसरा है एनफोर्समेंट में इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट की कमी। अधिकारियों को मिनिमम बैकअप, कोई ड्रोन सर्विलांस और कोई आर्मर के बिना रेड पर भेज दिया जाता है। न्यायिक कार्रवाई सालों तक खिंचती है और कन्विक्शंस जब कभी रेयर केसेस में होते हैं तो फुट सोल्जर्स को ही निशाना बनाते हैं, मास्टरमाइंड्स को नहीं। तीसरा है भारत का कंस्ट्रक्शन बूम जो इस आग को हवा देता है। सरकार खुद तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ पर जोर दे रही है। ऐसे में अवैध रेत माइनिंग जैसे डिमांड ड्रिवन क्राइम को कंट्रोल करना राजनीतिक रूप से इनकन्वीनियंट हो जाता है। यह जरूरी सवाल उठाता है कि सीनियर अधिकारियों को बिना किसी वास्तविक समर्थन के इन माइनफील्ड्स में क्यों भेजा जाता है? सैंड माफिया के खिलाफ कोई सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी या टास्क फोर्स क्यों नहीं बनी है, जैसे नारकोटिक्स या साइबर क्राइम के खिलाफ बनी है? और जब नेता जिनका काम देश को सुरक्षित और समृद्ध बनाना है, वो सिंडिकेट्स और क्रिमिनल्स को प्रोटेक्ट करते हैं और बढ़ावा देते पाए जाते हैं, तो उनसे जवाब क्यों नहीं मांगा जाता? उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? जब भी आप ये सवाल पूछेंगे तो सिर्फ एक ही चीज सुनाई देगी, खामोशी, अ साइलेंस दैट इज डेफनिंग। चलिए अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। क्या आईएएस अफसर बस रूटीन में उलझ कर रह गए हैं? अभी हमने बात की कि कैसे सैंड माफिया कानून के रखवालों को निशाना बना रहा है और कैसे सिस्टम उनकी मदद नहीं कर पा रहा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उन अफसरों के अपने काम का नेचर क्या होता है? क्या उन्हें वाकई उतना समय मिलता है जितना उन्हें मिलना चाहिए जमीनी स्तर पर बदलाव लाने के लिए? हाल ही में राजस्थान से एक ऐसी ही आवाज उठी है जिसने प्रशासनिक हलकों में एक बड़ी बहस छेड़ दी है। यह आवाज है राजस्थान के ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव और वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अजिताभ शर्मा की, जिन्होंने अपनी एक लिंक्डइन पोस्ट में जो खुलासा किया वो चौंकाने वाला है। उनका दावा है कि आईएएस अधिकारियों का 80% समय गैर जरूरी कामों में बीतता है, जिससे उनका कोर वर्क प्रभावित होता है। सोचिए, एक अधिकारी जिसे बड़े फैसले लेने हैं, नीतियों को जमीन पर उतारना है, वो अपना ज्यादातर समय कहां बिताता है? अजिताभ शर्मा अपनी पोस्ट में इसका ब्यौरा देते हैं। वो लिखते हैं कि बैठकें, कर्मचारियों और मानव संसाधन से जुड़े मुद्दे, मुकदमों का निपटारा, आरटीआई और पत्रों के जवाब देना, न्यूज़ क्लिपिंग्स पर प्रतिक्रिया देना और रिपोर्ट्स तैयार करना, इन सब में उनका अधिकांश समय चला जाता है। शर्मा इन सभी कार्यों को नॉन कोर वर्क मानते हैं, यानी वो काम जो सीधे तौर पर विभाग के मुख्य उद्देश्य को पूरा नहीं करते। वो मानते हैं कि ये सब काम विभाग के मुख्य कार्यों के लिए समय ही नहीं छोड़ते, फिर चाहे वो पानी, बिजली, उद्योग, स्वास्थ्य, सड़क या कृषि जैसे अहम विभाग ही क्यों ना हो। उन्होंने एक अहम बात कही,
हर विभाग का कोर वर्क अलग होता है, लेकिन गैर मुख्य कामों की अधिकता से अधिकारियों को मास्टर एडमिनिस्ट्रेटर होने की गलतफहमी हो सकती है। लॉन्ग टर्म में इसका सीधा असर विभागीय सेवा और क्वालिटी पर पड़ता है। तो क्या इसका मतलब है कि हमारे सबसे काबिल अफसर भी सिर्फ कागजी कार्रवाई और रूटीन वर्कलोड में उलझ कर रह गए हैं? शर्मा ने सुझाव दिया कि अधिकारियों को अपना 80% समय कोर वर्क को देना चाहिए। उन्होंने ऊर्जा विभाग का उदाहरण देते हुए बताया कि इस क्षेत्र में कोर वर्क पर बड़े प्रयासों की जरूरत है। वो मानते हैं कि मुख्य कार्यों को प्रभावी ढंग से निपटाना ही वास्तविक चुनौती है जो समाज और संस्था के लिए योगदान देता है। अजिताभ शर्मा की ये लिंक्डइन पोस्ट सिर्फ एक अधिकारी की निजी राय नहीं है, ये प्रशासनिक सुधारों की जरूरत की ओर एक बड़ा इशारा है। उनकी इस पोस्ट ने न केवल आईएएस ऑफिसर्स के वर्कलोड के नेचर पर एक बहस छेड़ी है, बल्कि ये सवाल भी उठाया है कि प्रशासनिक प्रणाली को और प्रभावी कैसे बनाया जाए। अजिताभ शर्मा को एक तेज तर्रार और बेबाक अफसर के रूप में जाना जाता है। गहलोत सरकार में वे 1 साल तक मुख्यमंत्री के सचिव भी रहे थे। जनवरी 2024 में उन्हें उद्योग विभाग का प्रमुख सचिव बनाया गया, जहां उन्होंने राइजिंग राजस्थान जैसे बड़े आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्तमान में वे ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव हैं। ऐसे वरिष्ठ अनुभवी अधिकारी का ये दावा कि 80% समय गैर जरूरी कामों में जाता है हमें सोचने पर मजबूर करता है। अगर हमारे सबसे तेज तर्रार ऑफिसर भी रूटीन और रेपिटेटिव वर्क में फंसे रहेंगे तो क्या हम वाकई गवर्नेंस रिफॉर्म्स की उम्मीद कर सकते हैं? क्या उन्हें अपनी प्राथमिकताओं को तय करने की आज़ादी मिलनी नहीं चाहिए ताकि वे उस वास्तविक काम पर ध्यान दे सकें जिसकी देश को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? ये सिर्फ उनकी नहीं बल्कि पूरे प्रशासनिक ढांचे की बात है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मिजोरम को अब अपना नया डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस या डीजीपी मिल गया है। 1997 बैच के एग्मट कार्डर के आईपीएस ऑफिसर शरद अग्रवाल को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिन्होंने 1995 बैच के आईपीएस ऑफिसर अनिल शुक्ला की जगह ली है। शरद अग्रवाल फिलहाल दिल्ली पुलिस में इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग या ईओडब्ल्यू के स्पेशल कमिश्नर थे। उन्हें लॉ एनफोर्समेंट और फाइनेंशियल क्राइम इन्वेस्टिगेशन का बड़ा एक्सपीरियंस है और उम्मीद है कि उनकी अपॉइंटमेंट से नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में पुलिसिंग को और स्ट्रेंथ मिलेगी। अनिल शुक्ला, जो अब तक मिजोरम के डीजीपी थे, दिल्ली लौट रहे हैं। उनकी नई पोस्टिंग का ऐलान अभी नहीं हुआ है। शरद अग्रवाल अपने साथ बड़े फाइनेंशियल फ्रॉड्स की जांच का काफ़ी तजुर्बा लाते हैं। उन्होंने सीबीआई में जॉइंट डायरेक्टर सहित कई अहम भूमिकाएं निभाई हैं। उनके बढ़िया परफॉर्मेंस की वजह से ये असाइनमेंट कई बार बढ़ाया गया। अपनी नई कैपेसिटी में वो मिजोरम में पुलिसिंग ऑपरेशंस और स्ट्रैटेजी को देखेंगे, राज्य के लॉ एनफोर्समेंट ऑपरेशंस को भी लीड करेंगे। अब देखते हैं इस हफ्ते के बड़े ट्रांसफर्स। सबसे पहले बात छत्तीसगढ़ की, जहां स्टेट गवर्नमेंट ने 9 इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर्स या आईपीएस ऑफिसर्स का ट्रांसफर किया है। ये ट्रांसफर और प्रमोशन कई जिलों और बटालियंस में हुआ है। बुधवार देर शाम इसकी ऑफिशियल लिस्ट जारी हुई। नारायणपुर में बड़े बदलाव हुए हैं। वहां के एसपी प्रभात कुमार को पुलिस हेडक्वार्टर नवा रायपुर भेज दिया गया है। उनकी जगह नारायणपुर में एडिशनल एसपी रहे रॉबिन्सन गुरिया को प्रमोट करके जिले का एसपी बनाया गया है। इसके अलावा दंतेवाड़ा की एडिशनल एसपी पूजा कुमार को बिलासपुर में एसपी रेडियो का चार्ज मिला है। वहीं बीजापुर के एडिशनल एसपी मयंक गुर्जर को छत्तीसगढ़ आर्म्ड फोर्सेस सीएएफ की 15वीं बटालियन का कमांडर बनाया गया है। अब चलते हैं दिल्ली, जहां सरकार ने 7 इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर्स के ट्रांसफर और पोस्टिंग ऑर्डर्स जारी किए हैं। विपुन पाठक, जो कि 1992 बैच के एग्मट कार्डर के आईएएस ऑफिसर हैं, उनका नाम इस समय काफ़ी चर्चा में है। वे अब एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फाइनेंस एंड प्लानिंग बन गए हैं। साथ ही उनके पास एसीएस इंडस्ट्रीज और चेयरमैन दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन DSIIDC का भी एडिशनल चार्ज रहेगा। वहीं प्रशांत गोयल, जो कि 1993 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, उन्हें फाइनेंशियल कमिश्नर बनाया गया है, जो 1 जुलाई 2025 से इफेक्टिव होगा। उनका अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट में एक्सपीरियंस फाइनेंस कमीशन को एक नया पर्सपेक्टिव देगा। इस हफ्ते के एपिसोड में खबरों का सिलसिला यहीं तक था। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी आपसे नई अपडेट्स के साथ। आप बने रहें इंडियन मास्टरमाइंड्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।